ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। ओके, जैसे कि हमें पता है हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। अभी तक हमने मास इनर्शिया की स्टडी कर लिए। उसके बाद हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे लिख लिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में। ठीक है, जो हमारा टॉपिक रहेगा मेन टॉपिक जो पढ़ने वाले दैट विल बी न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ की हम स्टडी करने वाले हैं। चीजें क्लियर है? ओके, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है, बिकॉज न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के लिए हमें कंसेप्ट समझना जरूरी है। उस कंसेप्ट का नाम है लीनियर मोमेंटम। उस पर्टिकुलर कंसेप्ट का नाम है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की हम स्टडी करेंगे। लीनियर वर्ड इट्स डिफाइंस दैट कि हमारा जो मोशन है पर्टिकुलर कैसा है, लीनियर मोशन है। ठीक है, अब मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। ओके, लीनियर मोमेंटम जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल p, दैट इज स्मॉल p। ओके, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, p = m × v। ये होता है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देखते हैं लीनियर मोमेंटम, कुछ पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। Okay, it is a common experience that if two bodies of different masses are moving with the same velocity and they are brought to the rest in the same time, the force needed to stop the heavier body is more than that for the lighter body. Okay, ये हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं with some practicals। ठीक है, अगर two different body of different masses are moving with the same velocity, ठीक है, मतलब क्या है, हमारे पास दो different bodies है जिनका मास डिफरेंट है तो वेलोसिटी सेम है। ठीक है, ऐसे दो डिफरेंट बॉडीज को अगर आपको स्टॉप कर रहे हैं इन मोशन कंडीशन, ठीक है, अगर हमें इनको रेस्ट कंडीशन में लाना है तो हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट विल बी अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर बॉडी 1 फर्स्ट इज मूविंग कंसीडर विद मास m1, ओके, एंड वेलोसिटी v1। ठीक है, ओके, यहां पे बॉडी है b इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v2 एंड मास m2, इन व्हिच m2 is greater than m1, means m2 is a heavier body। ओके, ठीक है, अब हेवियर बॉडी है, यहाँ पे आपको इसे स्टॉप करना है, यहाँ पे आपको रेस्ट कंडीशन में इस बॉडी को रेस्ट कंडीशन में लेके आना है। रेस्ट कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी बॉडी रुकेगी। ठीक है, ओके, अब अप्लाई करने में क्या करोगे, ये लाइटर इन वेट है, ये जो बॉडी है दिस इज लाइटर इन वेट, यहाँ पे जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो भी लेस रहेगा। ठीक है, दिस बॉडी इज हेवियर इन वेट कंपेयर्ड टू द फर्स्ट बॉडी, दिस बॉडी A, यहाँ पे जो फोर्स रहेगा दैट विल बी ग्रेटर। अगर मैं कहता हूँ F1 एंड F2, इसका मतलब क्या होगा, F2 शुड बी ग्रेटर देन F1, यही होता है। इसे क्लियर है? तो हमारा बेसिक एग्जांपल, ये डे टू डे लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं, जिसे क्लियर है। thus the force needed to stop a moving body is defined time dependent both on the mass of the body and its velocity। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो टाइम है दैट विल बी सेम, t1 = t2। इस यहाँ पे जो टाइम रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जो टाइम रिक्वायरमेंट है दैट विल बी सेम कंडीशन। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसका रिव्यू है कि फोर्स अप्लाई कर रहे हो एक मूविंग बॉडी को रोकने के लिए विद डिफरेंट मास विद डिफरेंट वेलोसिटी एज वेल एज टाइम इज कांस्टेंट, कि हमने पर्टिकुलर 5 सेकंड्स में बॉडी रुक जानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी सो दैट ये जल्दी रुक जाएगी कम टाइम में, और इसे भी आपको सेम अमाउंट ऑफ फोर्स कह सकते हैं कि F2 सॉरी ये F2 है। So F2 will be always greater than F1 because M2 is greater। इसका मतलब क्या होता है, force is dependent on mass as well as force is also dependent on velocity। यही चीजें होगी। इसका मतलब कि फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, कितना फोर्स में अप्लाई करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा बाय सेइंग इट्स मास। जितना ज्यादा हेवियर ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर जितनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी रहेगी उतना ज्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट द बॉडी कैन कम टू रेस्ट। ये चीजें क्लियर है? ठीक है, ओके, अब हम लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। अगर किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के बारे में बात करें, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या है, इट इज डिफाइंड as the product of mass and velocity, ठीक है, of that body। ये होता है लीनियर मोमेंटम। फॉर्मूला देख रहे हो आप, ठीक है, दिस लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है, दिस डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। इसी को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, स्मॉल p
m will be mass and v will be the velocity of that body. ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा अभी तक जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ी है सभी क्वांटिटीज में हमने स्केलर और वेक्टर डिफाइन किए, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट आता है लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। रीजन क्या है हाउ लीनियर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज लीनियर मोमेंटम में क्या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, ठीक है। मास कैसी क्वांटिटी है? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे बता देते हैं मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्केलर और वेक्टर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्वांटिटी मिली दैट इज लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट डज वेक्टर क्वांटिटी मींस? वेक्टर क्वांटिटी मींस दैट इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट हैज आल्सो डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इट हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसी को वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन। ओके, ये होता है हमारा पर्टिकुलर लीनियर मोमेंटम के बारे में कुछ, ठीक है। अब हम इसका यूनिट डिफाइन करते हैं, लीनियर मोमेंटम का यूनिट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका यूनिट देखते हैं। यूनिट फॉर लीनियर मोमेंटम, यूनिट फॉर अ लीनियर मोमेंटम। यूनिट फॉर लीनियर मोमेंटम लिखते हैं। यूनिट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला लिखते हैं T = m × v, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर फार्मूला, ठीक है। अब यूनिट फॉर लीनियर, अगर हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ऐसे बनाते हैं हम यूनिट हमेशा, ठीक है। मतलब यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम बनाते हैं, इसका यूनिट रख दीजिए और वेलोसिटी का यूनिट रख दीजिए, तो आपको लीनियर मोमेंटम का यूनिट मिल जाएगा। यूनिट ऑफ मास क्या होता है? केजी। वी आर टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट, ठीक है। हम एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। और यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ये होता है यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। जैसे जब हम कंबाइन कर देते हैं ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट for linear momentum, that is kg meter per second. ओके, चीजें क्लियर है? ये कैसी यूनिट होगी? दिस इज SI यूनिट। ये कैसी यूनिट है? दिस इज SI यूनिट। दिस इज SI यूनिट फॉर लीनियर मोमेंटम। अब हम CGS के बारे में बात करेंगे। अगर हम CGS यूनिट चाहिए तो क्या करेंगे? CGS क्या होता है? इसका लोअर यूनिट होता है। CGS मतलब लोअर यूनिट। kg कैन बी रिटन इन लोअर यूनिट, कैन बी रिटन एज ग्राम, मीटर इज रिटन एज सेंटीमीटर एंड सेकंड इज ऑलवेज रिटन एज सेकंड। हमने यूनिट में देखा था, देखिए ना यूनिट सेक्शन जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। ओके, ये हो गया इसका CGS यूनिट, ठीक है। अब मैक्सिमम टाइम ऐसा यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। CGS यूनिट अकॉर्डिंगली हम न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा, देखिए। तो दिस इज योर SI यूनिट एंड दिस इज योर CGS यूनिट फॉर लीनियर मोमेंटम। ये चीजें क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज डिनोटेड बाय डेल्टा p। दिस इज सिंबल, ट्रायंगल जो सिंबल होता है इसको हम डेल कहते हैं या फिर डेल्टा कहते हैं, डेल्टा p। डेल्टा p मींस इट विल डिनोट द चेंज, और चेंज क्या होता है? इट इज ऑलवेज द सबट्रैक्शन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज कॉल्ड एज चेंज, ठीक है। तो डेल्टा p कैन बी रिटन एज p2 माइनस p1। ये होगा चेंज हो गया, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इसी तरीके से होगा, दैट इज p2 माइनस p1। यही होगा, दिस इज डेल्टा p। डेल्टा p मतलब क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का फाइनल मोमेंटम रहेगा, एक इनिशियल आफ्टर सम टाइम, और एक इनिशियल मोमेंटम रहेगा शुरू होने से पहले। इन दोनों का अगर आप चेंज निकालोगे तो आपको चेंज इन मोमेंटम मिलेगी पर्टिकुलर उस बॉडी का, ठीक है। अब हमें पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मोमेंटम का फॉर्मूला वाज m into v। तो चेंज इन मोमेंटम विल लीड्स टू चेंज इन मास एंड चेंज इन वेलोसिटी। मैं कॉमन में लिखते हैं, ठीक है। दैट इज डेल्टा p इक्वल्स टू डेल्टा m into v। ओके, यहां पे हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारी बॉडी है, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल बॉडी, ठीक है। सिंगल बॉडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ये एक व्हीकल है, कंसीडर करते हैं कि व्हीकल है, दिस इज द रेस्ट कंडीशन, ठीक है। एक
मूव करेगी, यहाँ पे वो आ गई मोशन कंडीशन में, यहाँ पे वो कैसे मोशन कंडीशन में। ये कैसी होगी, दिस इज इनिशियल पॉइंट, ये इसकी इनिशियल पॉइंट होगी, इनिशियल पॉइंट, और ये हो गया फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। ओके, अब हम बताएं कि इस पर्टिकुलर दो क्वांटिटी दो कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर इसका मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे पहले फार्मूला, दैट इज p1 m1 v1, जो भी पर्टिकुलर क्वांटिटी रहेगी। यहां पे हम लिखेंगे p2 m2 v2, ऐसे ही होगा। इस दोनों पॉइंट में हमने मोमेंटम निकाल लिया, फिर हम क्या करेंगे उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम हमें मिल जाएगा। पर एक चीज हमें नोट डाउन करनी है कि जो व्हीकल है वो सेम व्हीकल मूव कर रही है, तो क्या व्हीकल मूव करने पर उसका मास चेंज होगा, सेम व्हीकल है तो व्हीकल का मास कैसे चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम सेम बॉडी के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सेम बॉडी या फिर सेम ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि डायरेक्टली मास विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। मास कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट सेम बॉडी। जहाँ पे जो व्हीकल मूव करिए सेम व्हीकल के बारे में हम बात करें इनिशियल और फाइनल स्टेज पे, इसलिए यहाँ पे जो m रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट। ओके, चीजें क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब मैं इसमें एक चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला लगाता हूं, दैट इज डेल्टा p इक्वल्स टू डेल्टा n इनटू v। इसी तरीके से बनेगा, देखिए डेल्टा p कैन बी रिटन एज p2 p1, दिस इज चेंज इन मोमेंटम p2 p1, डेल्टा p कैन बी रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। ओके, अब यहां पे हम लिख सकते हैं, अब m तो कांस्टेंट है, m क्या करेंगे, हम m को बाहर निकाल देंगे इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के, कांस्टेंट रिमूव हो गया, ये हो जाएगा डेल्टा v, आया ना, क्या बचेगा सिर्फ अभी डेल्टा n तो नहीं लिख सकते, बिकॉज़ डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया, मास कांस्टेंट, तो m चेंज होगा क्या, नहीं, तो m चेंज होगा तो दैट विल बी यूनिफॉर्म, तो हमने सिर्फ m लिखा, हमें m1 m2 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, बिकॉज़ m1 और m2 तो सेम ही रहेगा। ओके, तो v इसको फिर से मॉडिफाई करते हैं, p2 p1 इक्वल्स टू m कैन बी रिटन एज v2 v1। ये चीजें क्लियर है? ठीक है, क्या हो गया, v2 v1 हो गया। ओके, ये हो गई पर्टिकुलरली आपका फॉर्मूला फॉर चेंज इन मोमेंटम, जो कि आपका फॉर्मूला फॉर चेंज इन मोमेंटम। ये चीजें क्लियर है यहां तक, है ना, चेंज इन मोमेंटम क्लियर है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने देख लिया कि जब भी हम रेट के बारे में डिफाइन करते हैं, कोई भी इस पर्टिकुलर रेट से हम कंपैरिजन करते हैं, तो रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है टाइम, मतलब हमें क्या करना है, हमें टाइम के हिसाब से चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चीजें क्लियर है? ओके, देखते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम तो डिनोट करते हैं डेल्टा p से, ये हमें पता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा n इनटू v, इसी तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा। चीजें क्लियर है? अब रेट क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय t कर देना है, p इनटू दैट इज डेल्टा t रेट। अब लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड बाय t करें तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा डेल्टा n इनटू v अपॉन डेल्टा t। ये चीजें क्लियर है यहां तक, डेल्टा t हो गया। ओके, अब डेल्टा, ओके, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू, ओके, यहां पर m बाहर निकालेंगे तो ये होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ऐसी हो जाएगी चीजें क्लियर है? ये हो गया पर्टिकुलरली आपका डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक, अब इसकी डेल्टा v क्या होगा, दैट इज चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम t को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बारे में बात करते हैं, तो ये हो जाएगा m इनटू v2 v1 अपॉन t। इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ बात करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, क्या हो जाएगा, डेल्टा v मतलब क्या होगा, m v2 v1 हो जाएगा। चीजें क्लियर है यहाँ पे? ओके, पता है यहाँ अब हम बताते हैं v2 क्या है, v2 इज फाइनल, v2 क्या है, v2 इज फाइनल वेलोसिटी, v2 इज फाइनल वेलोसिटी, v2 क्या है, v2 इज फाइनल वेलोसिटी,
v2 है हमारी फाइनल वेलोसिटी और v1 क्या है, v1 इज आवर इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, u से। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, ठीक है। तो हम यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यू। v2 क्या है, v2 फाइनल वेलोसिटी है, तो v2 को फाइनल वेलोसिटी में कर देते हैं दैट इज डेल्टा p इक्वल्स टू m इनटू v माइनस v1 क्या है, v1 है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं u से, हम डिनोट करते हैं u से, तो यहां पे u लिख देते हैं और यहां पे हमारा हो जाएगा t। इस तरीके से हो गया, चीजें क्लियर है, ओके। अब देखिए यहां पे एक फार्मूला आपको दिख रहा होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, v माइनस u अपॉन t। फाइनल मतलब क्या हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी हो रही है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या करा है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही था हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यही पढ़ा था हमने एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। मतलब v माइनस u अपॉन t हम क्या लिख सकते हैं, हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं दैट इज a इक्वल्स टू v माइनस u, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। v माइनस u के u अपॉन t को हम रिप्लेस कर सकते हैं इसे, हां क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो डेल्टा p इक्वल्स टू m इनटू a, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको क्या देता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन भी दे सकता है, मतलब मोमेंटम इज रिलेटेड विद एक्सेलरेशन आल्सो, ठीक है। यहां पे क्या था, दिस इज प्लेन, दिस इज ओनली मोमेंटम, दिस इज लीनियर मोमेंटम, दिस मास इनटू वेलोसिटी। बट जब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब जब हमारा मोमेंटम टाइम के साथ चेंज होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज होता है, तो हमें क्या मिलता है, हमें एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन क्यों मिलता है, बिकॉज़ मास कांस्टेंट है। कंसीडरेशन यहाँ पे एग्जांपल चल रहा है सिंगल बॉडी के बारे में, ठीक है। सिंगल बॉडी के बारे में कंसीडरेशन चल रहा है, कोई कंफ्यूज नहीं है, दो डिफरेंट बॉडीज को कंसीडर नहीं करना है। तो डेल्टा p क्या हो जाएगा, m इनटू a हो जाएगा। इसे क्लियर है, मतलब चेंज इन आपको वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको क्या देगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन आपको प्रोवाइड करेगा। ये चीजें क्लियर है यहां तक, है ना, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p। यहां पर हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिनोटेड बाय डेल्टा p। इन डेल्टा p का मतलब क्या होता है, दैट इज p2 minus p1, that is change in momentum between final and initial. Thus when a force acts on a body, the rate of change in momentum of a body is equal to the product of the mass of the body and the acceleration produced in it due to that force, provided that the mass of the body remains constant। यहाँ पे सबसे important क्या है, that the mass should be constant। हम पहले कंसीडर कर लिए मास कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, whenever you apply some force on a body to change its momentum, ठीक है। whenever you apply some force on a body to change its momentum, it will always lead to acceleration, मतलब change in velocity। मतलब फोर्स अप्लाई करने से हमें एक चीज पता चली कि वेलोसिटी भी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर कंसीडरेशन दैट मास शुड बी कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो ये आपको फार्मूला वहां पे, ये कांसेप्ट वहां पे फिट नहीं हो पाएगा। चीजें क्लियर है, मतलब आप जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो इट विल ऑलवेज लीड टू मोमेंटम। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्रेक अप्लाई करता हो, एक्सटर्नल रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स ब्रेक अप्लाई करते हैं, हमारी व्हीकल मूव कर रही है, अब ब्रेक अप्लाई करने के व्हीकल की स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है, मतलब एक्सेलरेशन कम होता है, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं। तो वहां पे आपका चेंज इन मोमेंटम भी मिलेगा, क्योंकि हमारी व्हीकल का मास कम नहीं होगा, तो मास विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये होता है एग्जांपल ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चीजें क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया है ना, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे।